archives of Prasar Bharati presents the timeless treasure of golden era. ससुराल में ये गम बढ़ा, पति था अहंकारी बड़ा, फिर भी धरे धीरज चली शालमली, शालमली। ज्ञान की सीढ़ी चढ़ी, मान की सीढ़ी चढ़ी, प्यार देकर पीव को अधिकार की सीढ़ी चढ़ी, मगर पति था तंग दिल, था न स्नेह के काबिल, भीतरी दूरी घटे, घर न उजड़े, इस फिक्र में तिल तिल जली शालमली। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि शालमली के घर का काफी सारा सामान रिश्तेदार अस्त व्यस्त कर जाते हैं। उसकी सास शालमली की समझ बूझ और धैर्य की प्रशंसा करती है। घर का खर्चा चलाने पर नरेश और उसके बीच तीखी बहस होती है। नरेश अपनी दोस्त निकिता के घर खूब अय्याशी करता है और शराब पीकर अपनी पत्नी की बुराई करता है। शालमली की सेक्रेटरी के यहां दावत में नरेश किसी कारणवश नहीं जाता। नरेश द्वारा उसे मां की बीमारी की सूचना नहीं देने के कारण शालमली को पिता की नाराजगी का शिकार होना पड़ता है। इसके लिए वो नरेश को खरी खोटी सुनाती है। एक रोज शालमली के देरी से आने पर नरेश उसे डांटता है और वो अपना फैसला सुनाते हुए कहती है कि वो भी घर में उसके बराबर का अधिकार रखती है। अब आगे। माँ कहती, शालमली, तुम्हारी शादी को 8 साल हो गए, अब तुम्हें माँ बन जाना चाहिए। अब तक मैंने ये बात छिपा कर रखी थी और यही वजह है कि इस डायरी में इस घटना का जिक्र जहां आना चाहिए था वहां नहीं हो पाया। जी हां, मैं माँ बनने वाली थी 3 साल पहले, शादी के 5 साल बाद। लेकिन उन दिनों मेरे और नरेश के संबंधों में इतनी कड़वाहट आ गई थी कि मैंने उसे यह खबर देना मुनासिब नहीं समझा। मुझे लगा अगर मैं उस वक्त उसे बताती तो वो यही समझता कि मैं संबंधों की खाई भरने के लिए गर्व का सहारा ले रही हूं। ये बात मैंने अपनी बचपन की सहेली सरोज को बताई थी। नहीं सरोज, तुम जो कुछ भी कह रही हो वो सब नहीं होता। कभी कभी औरत को अनचाहे में वो सब कुछ करना पड़ता है जो उसने कभी ठीक नहीं समझा था। नहीं, मैं तुम्हारी इस बात को बिल्कुल नहीं मानती। तुम हालात से कभी दो चार नहीं हुई हो इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। अब तुम मुझे ही देख लो। शादी के बाद नरेश का रुख अपनी तरफ से बदलते हुआ मैंने देखा है। वो मुझ पर ध्यान दिए बजाय मेरी तरक्की पर ध्यान देने लगा था। इसलिए मैंने मां बनने की ठान ली। लेकिन अगर मैं मां बन गई होती ना तो शायद आज बहुत कमजोर हो गई होती। इसलिए मुझे अपनी ममता का गला घोटकर अबॉर्शन करना पड़ा था। तो इसमें गलत क्या किया शालमली? अरे तुम मां बनना चाहती थी, वो तुम्हारी मर्जी। तुमने अबॉर्शन करवाया, वो भी तुम्हारी मर्जी। लेकिन मैंने नरेश को यह सब कुछ नहीं बताया। क्या मतलब नरेश इस अबॉर्शन के बारे में कुछ नहीं जानता? नहीं शालमली, ये तुमने बहुत गलत किया। अरे जिस बच्चे का तुमने अबॉर्शन करवाया है उसमें नरेश का भी उतना ही हक था। और ये बातें जो तुम मुझे आज बता रही हो ना, अगर तुमने नरेश से कही होती तो शायद तुम्हें आज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम जो कुछ बोल रही हो वो सब थियरी में होता है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता।
प्रैक्टिकल और थियरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ को तुम बहुत अच्छी तरह जानती होगी, लेकिन शाल्मली, मेरी थ्योरी का ये हिस्सा भी तुम्हारी उस प्रैक्टिकल लाइफ में जरूर हावी होता है। नरेश की पीने की लत इस कदर बढ़ गई थी कि अब उसे नशे में अपना ध्यान ही नहीं रहता था। माँ जी का लिहाज भी नहीं रहा था उसे। अभी कुछ दिनों पहले ही सारी रात नशे की हालत में बालकनी में पड़ा रहा था वो। चाय पी लो। कितनी बार कहा है तुमसे, उतनी ही पिया करो जितनी बर्दाश्त होती है, लेकिन तुम हमेशा सुनी अनसुनी कर देते हो और बाद में मजा भी किरकिरा कर लेते हो, कभी उल्टी करके, कभी सिर में दर्द करके। ज्यादा नहीं पी थी मैंने कल रात को। 12:30 बजे आ गया था मैं। घंटी बजाई मैंने, दरवाजा नहीं खोला तुमने। बाहर बरामदे में ईदी चेयर पे सो गया। रात को जाड़े के मारे नींद खुली तो हालत खराब हो गई। इसके बाद भी तुम कहते हो कि तुमने ज्यादा नहीं पी थी। वो बहस करने से कोई फायदा है? हाँ? हेलो बेला। हाँ, साहब उठ गए क्या? अभी तक नहीं? नहीं नहीं, उन्हें सोने दो। हाँ, मैं ऑफिस से सीधे घर आ जाऊंगी। ठीक है। या कौन? निकिता? हाय। ओ हाय, सो रहे थे क्या? हाँ नहीं, ठीक हूँ। क्यों? यहाँ आ जाओ ना, तुम्हारी सारी खुमारी उतार दूंगी मैं। हाँ मैं अभी आता हूँ। प्लीज अब तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। चलो पहुँचता हूँ मैं। बाय। ओके बाय। साहब की तबीयत ठीक है? करीब 4 बजे किसी मेम साहब का फोन आया था। उन्होंने मुझे साहब को जगाने के लिए कहा। साहब ने उनसे बात की और नहा धोकर बिना कुछ खाए पिए निकल गए। मैंने उनसे पूछा कब लौटेंगे,
तो उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया। चाय लाऊं? बेला से ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे नरेश ने मुझे जलती भट्टी के अंगारों में झोंक दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से बलपूर्वक अपने आप को संयत किया। फिर मुझे लगा जीवन गणित का फल नहीं है जो बार बार गलत लिखे जाने के बाद भी सरलतापूर्वक रबर से मिटाकर दोबारा या तिबारा लिखा जा सकता है। नरेश की इस हरकत को मैं कभी भूल पाऊंगी? शायद नहीं। हर इंसान को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है, अपनी नाव से खुद ही पार लगानी पड़ती है। मुझे अपने माँ बाप से पतवार मांगने की क्या जरूरत है? लेकिन दुखों के इस पहाड़ का बोझ मुझसे अकेले सहन नहीं हुआ। आखिरकार इस दुख को मैंने अपनी माँ के साथ बांटा। बच्चा होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तुम क्या कह रही हो माँ? बेटी, मर्द को बांधना पड़ता है। अब जो है उसी को संवार। रीत रिवाज से हटकर कोई नहीं जी सकता पगली। हर किसी को अपने हिस्से का दुख भोगना पड़ता है, लेकिन औरत को तो दूसरों के हिस्से के दुख भी भोगने पड़ते हैं। और तू औरों से अलग तो नहीं। दूसरों की करनी मेरा भाग्य क्यों बने माँ? क्या तुम्हें कभी किसी दूसरे का हिस्सा भोगना पड़ा है? नहीं बेटी, मैं इस मामले में बहुत भाग्यशालिनी हूँ। तुम्हारे पिताजी ने कभी भी कोई इच्छा मुझ पर नहीं ला दी। मैं भी तो नरेश से बस इतना ही चाहती हूँ। एक तरफ तो नरेश ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली, वहीं दूसरी तरफ माँ जी की तबीयत ज्यादा खराब रहने लगी। थोड़ा मन हल्का होता तो बस डायरी में अपनी मन की हालत लिखकर मैं कई बार सोचने को बाध्य हो जाती कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है या जो मेरे मन मस्तिष्क पर छाप पड़ रही है, क्या वो कभी मिट पाएगी? मेरे मन की मिट्टी तो इतनी उपजाऊ है कि नरेश का हर शब्द एक पेड़ का रूप धारण कर लेता है। क्या मैं भावनाओं में पले उसके शब्दों के जंगल को काट पाऊंगी? दुखों के सागर में तो धकेल ही दिया था नरेश ने मुझे, और ऐसे बुरे वक्त में माँ जी भी साथ छोड़कर चली गई। आज तेरे ससुर जिंदा रहते तो जीवन का सुख पा लेते बहू। अच्छे खाने के लिए तरसते थे, तीज त्योहार की प्रतीक्षा में रहते कि कब नाना प्रकार के पकवान खाने को मिले। आज मेरा भंडार भरा पड़ा है, पर वो नहीं है। ये क्या माँ जी, आपने जूस क्यों छोड़ दिया? नहीं बाबू, जब उनकी याद आती है तो अच्छा खाना लग से उतरता ही नहीं।
देखिए आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मन मत खराब कीजिए, ये लीजिए। मेम साहब चल कर देखिए ना माँ जी को क्या हो गया है। आंखें तो खुली हैं पर कुछ देख नहीं रही है। क्या? चल चल। देखिए ये तुम्हारी सास थी? मैं तो अब तक ये समझता रहा कि शायद तुम्हारी माँ ही। सास भी तो माँ जैसे ही होती है, और मुझे तो हमेशा उनसे माँ जैसा प्यार ही मिला है। अच्छा, भाई दोस्त मर्द भी होते हैं, हमें तो आज ही पता चला। भाई हमारी तो सहेलियां थी, हम क्या जाने। अरे पूछना है तो अपनी छोटी देवरानी से पूछो। चाय मेम साहब। माँ जी को दूध दे दिया? जी। टीना, कभी कभी लगता ही नहीं कि अच्छी गुजर गई है। सो तो है मेम साहब। शाम को खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले, सिर्फ पेट ही तो भरना है। जब से माँ जी गई हैं, आपकी तो किसी चीज में कोई दिलचस्पी रही ही नहीं। माँ जी, बिना बताए आप मेरा दुख जान गई थी। आप नहीं जानते अपने बेटे को तो और कौन जानता। अब तो उन्हें आपका डर भी नहीं रहा। रोज रात को पीकर आते हैं तो खूब हो हल्ला मचाते हैं। बेचारी बेला तो उनसे डर जाती है। नशे में डूबी उनकी लाल लाल आंखें देखकर सिहर उठती है वो। कल शाम की फ्लाइट से मैं 3 दिन के लिए शिलोंग जा रही हूँ। शनिवार तक लौटूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? मैं जो कह रहा हूं। ये सरकार की नौकरी है, बिना कारण बताए मैं घर तो नहीं बैठ सकती। कह देना कि तुम्हारे पति को इस तरह तुम्हारा बाहर आना जाना पसंद नहीं है। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले औरतों ने इस तरह की अर्जी देना शुरू कर दिया ना, तो हो चुका काम। ये पति की नहीं, सरकार की नौकरी है, और सरकार के आदेश की अवहेलना। लेकिन तुम मेरे आदेश की अवहेलना बड़ी आसानी से कर सकती हो शालू, क्योंकि मैं इस घर की सबसे ज्यादा उपेक्षित वस्तु हूं। तुम्हारे बदलते तेवर मेरे समझ में नहीं आ रहे नरेश। मेरे बदलते तेवर? हाँ? जैसे? जब देर रात तक मैं तुम्हारा खाने पर इंतजार करती हूँ, तब पता चलता है तुम खाना खाकर लौटे हो, और जब मैं थक कर बेला से चौका उठा देने को कहती हूँ, तुम 2-4 दोस्त लेकर आ जाते हो। अब तुम बताओ, कौन किसकी उपेक्षा कर रहा है? कौन किसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है? मैं तुम्हारा पति हूं, और मुझे मेरा यह अधिकार खाली धर्म ग्रंथों नहीं बल्कि संविधान ने भी दिया है, जिस पर चलने वाली सरकार की तुम नौकरी करती हो। संविधान और धर्म की आड़ लिए बगैर बात करने का अधिकार मैंने तुम्हें दे रखा है। संविधान और धर्म को छोड़कर अब तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाओगी। यानी तुम्हें जो कुछ कहना है तुम साफ साफ कहो। अरे तुम अपने बारे में निर्णय लेने वाली हो कौन? मेरी इच्छा के विरुद्ध इस शहर से बाहर जाना तो दूर, तुम अपने मायके तक नहीं जा सकती। और ऑफिस? घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस समझी? ये कभी नहीं होगा। इस घर में अब यही होगा। हरगिज नहीं होगा। तुम मेरी पत्नी हो शालू। तुम्हारे अधिकारों के खाते में दूसरों के सामने पत्नी का अपमान और तिरस्कार करना लिखा है।
तुम्हारा खून सफेद हो गया है नरेश। इधर मुड़ो। मैं ऐसे ठीक हूँ। देखो, मुझे यहाँ भी अपना अधिकार लेना होता है शाम। तुम चाहे रूठो चाहे बिगड़ो, मुझ पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। शालमली, शालमली दरवाजा खोलो। शालमली, शालमली मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। शालमली दरवाजा नहीं खोलोगी तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा, बता रहा हूँ तुम्हें। शालमली, शालमली दरवाजा खोलो। शालमली, शालमली मैं कहता हूँ दरवाजा खोलो। लड़की ने अगर कुछ कर लिया मैं तो बेमाक मार जाऊंगा। ए शालमली, शालमली, अरे शालमली मैं मजाक कर रहा था यार। क्या मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकता? हाँ, कमाल कमाल। शालमली दरवाजा खोलो। शालमली, नरेश अहंकारी है। इस युग का सत्य अगले युग में पहुंचकर ही मानेगा और तब तक वो सत्य पुराना पड़ जाएगा और उस युग का सत्य फिर से अपनी हट के कारण नहीं मानेगा। इसीलिए वो अपने समय से हमेशा पिछड़ा रहेगा, हमेशा खुद को धोखा देता रहेगा। वास्तविकता क्या होती है वो जानता ही नहीं, और अगर जानता है तो उसे प्रकट नहीं करता। पिछले 8 सालों में नरेश कई बार मेरी नजरों से गिरा, लेकिन हर बार मैंने फुर्ती से उठाकर उसे अपनी पलकों पर बिठा लिया। लेकिन उस दिन वो कुछ ऐसा गिरा कि मैंने उसे फिर से उठाने की कभी कोशिश नहीं की।